नमस्कार, मैं अशोक विश्वकर्मा हिंदी परख में आपका स्वागत है। आज का विषय है पेपर 2 के व्याकरण खंड। 20 से 22 प्रश्न केवल व्याकरण खंड से आते हैं हिंदी पेपर 2 में। आज की क्लास में प्रीवियस ईयर के प्रश्न के साथ अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों का भी अभ्यास कराया जाएगा। हिंदी पेपर 2 के व्याकरण खंड में आपको संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, कारक, समास, मुहावरे, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, शब्द शक्ति, रस, छंद, अलंकार पढ़ना है जो आपके सिलेबस में दिए गए हैं। 28 जनवरी 2024 के पेपर 2 के सीजल परीक्षा और जेएसएससी की अन्य परीक्षाओं में 20 से 22 प्रश्न आए हैं, इसलिए इस व्याकरण खंड का समुचित अभ्यास अपेक्षित है। पहला प्रश्न है, उसका हंसना मुझे अच्छा नहीं लगा। इस वाक्य में हंसना क्या है? ये आपको सीजल परीक्षा में आया हुआ है। सही उत्तर है क्रियार्थक संज्ञा। जो क्रिया संज्ञा के अर्थ में प्रयुक्त होता है उसे क्रियार्थक संज्ञा कहा जाता है। यहाँ पर है हंसना। हंसना एक क्रियार्थक संज्ञा है जो संज्ञा के स्थान पर आया है, इसलिए यह क्रियार्थक संज्ञा है। अन्य उदाहरण है, धूम्रपान करना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, तो धूम्रपान करना यहाँ पर क्रियार्थक संज्ञा है। टहलना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, तो टहलना ये जो क्रिया है वह संज्ञा के स्थान पर यानी कर्ता के स्थान पर जो आता है उसी को क्रियार्थक संज्ञा कहा जाता है। अगला प्रश्न है, उसने परिश्रम कर रुपये जमा किया है। इस वाक्य में पूर्वकालिक क्रिया क्या है? पूर्वकालिक क्रिया जब कर्ता एक कार्य को समाप्त कर दूसरे कार्य में प्रवृत्त हो जाता है तो पहले वाली क्रिया को पूर्वकालिक क्रिया कहा जाता है। यहाँ पर परिश्रम करना एक क्रिया है, दूसरी क्रिया है जमा करना, तो पहले वाली क्रिया क्या है? परिश्रम करना, इसलिए यह पूर्वकालिक क्रिया है। सही उत्तर है ऑप्शन बी, परिश्रम कर। पूर्वकालिक क्रिया पहचान करने का ट्रिक है, इसमें कर प्रत्यय लगा होता है। आकर, खाकर, जाकर, दौड़कर। वह दौड़कर विद्यालय जाता है, यहाँ पर दौड़कर पूर्वकालिक क्रिया है। हम के जाते ही वह चिल्लाने लगा। इस वाक्य में जाते ही क्या है? सही उत्तर है तात्कालिक क्रिया है। इसका पहचान करने का ट्रिक है कि जाते ही, आते ही, खाते ही, पीते ही, दौड़ते ही, जिस क्रिया का व्यापक फल कर्ता पर पड़े उसे क्या कहा जाता है? यह आपको सीजल परीक्षा में आया हुआ है। सही उत्तर है अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया में कर्म नहीं होता है तो क्रिया का प्रभाव सीधे कर्ता पर पड़ता है, तो उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। आना, जाना, दौड़ना, रोना, हंसना, ये सारे अकर्मक क्रिया के उदाहरण हैं। निम्न में से सकर्मक क्रिया कौन सी है? सही उत्तर है वह कार चलाता है। सकर्मक क्रिया जिसमें कर्म होता है, कर्म सहित क्रिया को सकर्मक क्रिया कहते हैं। तो क्या चलाता है प्रश्न करते हैं, क्या प्रश्न करते हैं तो जो जवाब मिलता है वह कर्म होता है। जब कर्म है तो क्रिया सकर्मक है। क्या चलाता है तो कार, यहाँ पर कार कर्म है इसलिए सकर्मक क्रिया है। अगर केवल रहता है कि कार चलता है, कार चलता है, तो यहाँ पर चलना अकर्मक क्रिया है और कार यहाँ कर्ता के स्थान पर आया है न कि कर्म के स्थान पर, इसलिए चलता है। चलना अकर्मक क्रिया जब प्रेरणार्थक क्रिया बनाते हैं अकर्मक क्रिया का तो वह सकर्मक क्रिया में बदल जाती है। तो चलना का प्रेरणार्थक होगा चलाना, तो यहाँ पर हो गया आपका सकर्मक क्रिया। नहाता अकर्मक क्रिया है, सो रहा है यहाँ वही अकर्मक क्रिया है। निम्नलिखित में प्रेरणार्थक क्रिया है। सही उत्तर है वह सीता से पत्र लिखवाती है। जब कर्ता स्वयं कार्य न कर दूसरे को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है तो उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। सीता, वह जो यहाँ करता है वह सीता से पत्र लिखवाती है, ये प्रेरणार्थक क्रिया है। दो प्रकार के होते हैं, लिखना का लिखाना, लिखवाना, पढ़ना का पढ़ाना, पढ़वाना, तो ये सारे प्रेरणार्थक क्रिया है। खेलता है सकर्मक क्रिया है, सोता है अकर्मक क्रिया है, उड़ता है यहाँ पर क्या है? ये अकर्मक क्रिया है। तोता यहाँ कर्ता के स्थान पर आया है न कि कर्म के स्थान पर। उड़ना का जब उड़ाना प्रेरणार्थक क्रिया बनेगा तो वह सकर्मक होगा। जैसे बच्चे पतंग उड़ाते हैं तो यहाँ उड़ाते हैं, यह सकर्मक क्रिया हो गया। चिड़िया आकाश में उड़ रही है, इसमें कौन सी क्रिया है? तो उड़ना यहाँ पर क्या है? ये अकर्मक क्रिया है।
कमल ने शांति को पुस्तक दी, इसमें कौन सी क्रिया है? इसमें यहाँ पुस्तक कर्म है और शांति को भी कर्म है, दो कर्म है। जहाँ दो कर्म होती है जिस क्रिया के साथ उसे द्विकर्मा क्रिया कहते हैं। तो यहाँ पर क्या दी? पुस्तक दी। यह प्रत्यक्ष कर्म है। किसको दी? तो यह होता है शांति को। तो यहाँ पर हो गया ये अप्रत्यक्ष कर्म है। तो यह प्रत्यक्ष कर्म निर्जीव होता है और अप्रत्यक्ष कर्म सजीव होता है, द्विकर्मा क्रिया है। माँ ने बच्चे को खिलौना दिया, यहाँ भी द्विकर्म क्रिया है। मैं छात्र को व्याकरण पढ़ाता हूँ। क्या पढ़ाता हूँ? व्याकरण। किसको पढ़ाता हूँ? छात्र को। यह द्विकर्म क्रिया की उदाहरण हैं। के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं? दो भेद होते हैं, अकर्मक और सकर्मक। हमें किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए। दुखाना शब्द कौन सी क्रिया है? दुखाना या नाम धातु है। संज्ञा सर्वनाम विशेषण के साथ प्रत्यय लगाकर जिस क्रिया का निर्माण होता है, जिस धातु का निर्माण होता है उसे नाम धातु कहते हैं। जैसे दुख है, यहाँ पर दुख में आना प्रत्यय लग गया तो दुखाना हो जाएगा, ये नाम धातु हो गया। जैसे बात का बतियाना, बतियाना हो गया, नाम धातु हो गया। हाथ से हथियाना, ये सारे संज्ञा है जिसे नाम धातु बनाया गया। अपना सर्वनाम है, अपनाना हो गया। गर्म का गर्माना, चिकना का चिकनाना, ये सारे नाम धातु हैं। कौन पुस्तक पढ़ता है? यह सीजल में आया हुआ है। यहाँ पर यह किस कारक का उदाहरण है? तो सही उत्तर है कर्म कारक। के साथ कोई विभक्ति चिन्ह नहीं है, विभक्ति रहित यहाँ पर है। साहब ने चपरासी को बुलाया, इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो सही उत्तर है यहाँ पर कर्म कारक। यहाँ देख रहे हैं चपरासी को, तो बुलाना के साथ कर्म कारक होता है। बुलाना, मारना, जगाना, सुलाना, गिराना, उठाना, पुकारना, इन सारी क्रियाओं के साथ कर्म कारक का प्रयोग किया जाता है। सीता को पुस्तक दी, इस वाक्य में किस क्रिया का, किस कारक का उदाहरण है? यहाँ को विभक्ति चिन्ह केवल देख करके कर्म कारक नहीं होगा, यह संप्रदान कारक है। यहाँ पर संप्रदान में देख रहे हैं प्रदान है, प्रदान यानी देना, जहाँ देने का भाव प्रकट होता है वहाँ पर संप्रदान कारक होता है। तो पुस्तक दिया जा रहा है सीता को, इसलिए को विभक्ति चिन्ह रहते हुए भी यहाँ पर संप्रदान कारक है। मंत्री ने गरीबों को कमल दिया, यहाँ देने का भाव प्रकट हो रहा है, संप्रदान कारक है। मैं छात्र के लिए पुस्तक लाया हूँ, तो यहाँ पर छात्र के लिए कुछ कार्य करने की भावना प्रकट हो रही है, देने का भाव प्रकट हो रहा है, इसलिए यह संप्रदान कारक है। अधिकरण कारक का विभक्ति चिन्ह भी को होता है। जहाँ काल सूचक होता है वहाँ अधिकरण कारक होता है। वह शाम को आएगा, तो यहाँ पर शाम जो है वह काल सूचक है। और परीक्षा अगस्त में होगी, तो यहाँ में भी यह विभक्ति चिन्ह है अधिकरण कारक का। वह घोड़े पर सवार है, यहाँ स्थान सूचक है। और स्थान सूचक और काल सूचक जहाँ होता है वह अधिकरण कारक होता है। वह अगले साल आएगा, इस वाक्य में कौन सा कारक है? सही उत्तर है अधिकरण कारक। यहाँ अगले साल जो है यह काल सूचक है और यहाँ पर विभक्ति रहित अधिकरण कारक है। सूर्य पृथ्वी से दूर है, इस वाक्य में कारक कौन सा है? सही उत्तर है अपादान कारक। जहाँ दूरी का भाव प्रकट होता है, दूरी, सूर्य पृथ्वी से दूर है तो यहाँ पर से है, पृथ्वी से अपादान कारक है। तुलना का भाव जहाँ प्रकट होता है वहाँ भी अपादान कारक होता है। मोनी सोनी से लंबी है, सोनी से यहाँ पर तुलना हो रहा है, ये अपादान कारक है। और लज्जा जहाँ होता है वहाँ भी अपादान कारक होता है। वह अनजान पुरुषों से लजाती है, तो वहाँ पुरुषों से हो गया, यहाँ पर लज्जा का भाव प्रकट हो रहा है, इसलिए यह अपादान कारक है। जहाँ विलगाव अलगाव होता है वहाँ भी अपादान कारक होता है। पेड़ से फल गिरा, यहाँ भी पेड़ से अपादान कारक है। शिक्षा के अर्थ में भी अपादान कारक होता है। वह गुरु से ज्ञान पाता है, तो गुरु से यहाँ भी अपादान कारक है। कारक से संबंधित वीडियो बना हुआ है। आपका कहीं जो डाउट है, डाउट से संबंधित बहुत सारा लॉन्ग वीडियो, शॉर्ट वीडियो कारक का बना हुआ है, आप उसे प्ले लिस्ट से देख सकते हैं। कर्ण कारक का भी विभक्ति चिन्ह से होता है, लेकिन यहाँ साधन का बोध होता है, किसी कार्य करने का जो साधन का बोध होगा वहाँ कर्ण कारक होता है। वह कलम से लिखता है, तो लिखने का साधन कलम है। माँ चाकू से फल काटती है, फल काटने का साधन चाकू है, तो से द्वारा भी होता है। वह नौकर के द्वारा संदेश भिजवाता है, तो यहाँ द्वारा, के जरिए, से, ये सारे यह कर्ण कारक के
विभक्ति चिन्ह है। पानी में कुछ है, यह सीजल परीक्षा में आया हुआ है। यहाँ पर प्रस्तुत वाक्य में कुछ किस सर्वनाम का उदाहरण है? सही उत्तर है अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। सौरभ का कुछ खो गया, क्या खो गया पता नहीं, ये अनिश्चितता की स्थिति का बोध हो रहा है, इसलिए यह अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। कोई आया है, कोई किस सर्वनाम का उदाहरण है? ये भी अनिश्चयवाचक सर्वनाम के उदाहरण है। कौन आया है पता नहीं, कोई, कुछ, ये सारे अनिश्चयवाचक सर्वनाम के उदाहरण हैं। ये मेरे हथियार हैं, इस वाक्य में ये किस कारक किस सर्वनाम के उदाहरण है? यह है निश्चयवाचक। जो पढ़ेगा सो आगे बढ़ेगा, यह भी सीजल के परीक्षा में आया हुआ है। यह वाक्य किस सर्वनाम का उदाहरण है? सही उत्तर है संबंधवाचक सर्वनाम का है। जो कह रहे हैं सो दो भिन्न बातों का जहाँ संबंध प्रकट हो वहाँ संबंधवाचक सर्वनाम होता है। जो सो देखेंगे, जैसी वैसी, जैसी करनी वैसी भरनी, जेते पाँव पसारिए तेते लंबी सोर, जेते तेते जैसी वैसी, जो सो, ये सारे संबंधवाचक सर्वनाम की उदाहरण हैं। जिस सर्वनाम से सुनने वाले का बोध हो उसे क्या कहते हैं? सही उत्तर है यहाँ पर मध्यम पुरुष यानी सेकेंड पर्सन। श्रोता और पाठक ये सारे मध्यम पुरुष के अंतर्गत आते हैं। तुम, आप, तुम लोग, आप लोग। उत्तम पुरुष यानी फर्स्ट पर्सन मैं, हम लोग। अन्य पुरुष थर्ड पर्सन होता है, वह होता है, वे लोग होता है, ये सारे अन्य पुरुष के उदाहरण है। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं: पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम के उदाहरण है आपके वह अपने आप चला गया, तो अपने आप निजवाचक सर्वनाम के उदाहरण है। वह स्वयं काम कर लेगा, तो स्वयं हो गया निजवाचक सर्वनाम की उदाहरण है। दीवार के ऊपर कौन बैठा है, इस वाक्य में कौन किस सर्वनाम का उदाहरण है? कौन, यहाँ ये प्रश्नवाचक सर्वनाम के उदाहरण है। कौन, किया, ये सारे प्रश्नवाचक के हैं। पंडित कामदा प्रसाद गुरु ने संज्ञा के कितने भेद माने हैं? सही उत्तर है 3 भेद माने हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। जातिवाचक के 2 भेद है, वह है समूहवाचक और द्रव्यवाचक। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा द्रव्यवाचक संज्ञा है? सही उत्तर है कोयला। जहाँ नाप तौल वाली वस्तु का बोध हो वह द्रव्यवाचक यानी पदार्थवाचक संज्ञा होता है। तो जो जितने सारे खनिज हैं, खनिज, ये सारे द्रव्यवाचक के उदाहरण है। खनिज है, धातु है, अनाज है, तरल पदार्थ है, ये सारे द्रव्यवाचक। तरल पदार्थ हो गया दूध, तेल, पेट्रोल, घी, दही, ये सारे द्रव्यवाचक संज्ञा है। चावल, चना, जौ, गेहूँ, ये सारे द्रव्यवाचक है। धातु, लोहा, सोना, चांदी। अगला प्रश्न है ग्रामीण का संज्ञा रूप क्या है? सही उत्तर है ग्राम। गाल बजाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? यह सीजल के परीक्षा में आया हुआ है। सही उत्तर है सेखी बघारना। अगला प्रश्न है आगामी किस प्रकार का विशेषण है? विशेषण के 4 भेद है: गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। सही उत्तर है गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत बहुत सारे बिंदु होते हैं जिसमें यह काल सूचक है। जो काल सूचक होगा यहाँ पर वह गुणवाचक होगा, जैसे आधुनिक, प्राचीन, ताज़ा, पुराना, बासी, ऐतिहासिक, नया, दैनिक, वार्षिकी, आगामी, ये सारे गुणवाचक विशेषण के उदाहरण हैं। वह बहुत मोटा है, इसमें प्रविशेषण क्या है? तो प्रविशेषण जो विशेषण की विशेषता को बतलाता है उसे प्रविशेषण कहते हैं। तो मोटा यहाँ पर विशेषण है, गुणवाचक विशेषण, उसकी भी विशेषता को बतला रहा है बहुत, तो ये हो गया प्रविशेषण। कोई आदमी उसे मार रहा था, इस वाक्य में विशेषण है, तो यहाँ पर सही उत्तर है कोई होगा। यह है सार्वनामिक विशेषण। विशेषण की 4था भेद है सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण पहचान करने का जो ट्रिक है कि ठीक संज्ञा के पहले जो सर्वनाम आता है उसको सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। आदमी यहाँ जातिवाचक संज्ञा है, उसके पहले क्या आया है? कोई है, या कोई अनिश्चयवाचक सर्वनाम आया है, यानी संज्ञा के ठीक पहले कोई भी सर्वनाम होगा तो वह होगा सार्वनामिक विशेषण होता है। अगला प्रश्न है चौथे आदमी को बुलाओ, इस वाक्य में चौथा विशेषण कौन सा है? सही उत्तर है क्रमवाचक है। विशेषण का भेद है संख्यावाचक विशेषण।
संख्यावाचक विशेषण के दो भेद हैं, निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक। निश्चित संख्यावाचक विशेषण के 6 भेद हैं, जिसमें आपका क्रमवाचक है, चौथा, पहला, दूसरा, तीसरा, ये सारे क्रमवाचक संख्यावाचक विशेषण के उदाहरण हैं। विशेषण से संबंधित MCQ का वीडियो बना हुआ है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, मुख से उच्चारित होने वाले शब्दों और वाक्यों आदि का समूह जिसके द्वारा मन की बातें बताई जाती है भाषा कहलाती है। भाषा की यह परिभाषा किसने दी? सही उत्तर है डॉक्टर भोलानाथ तिवारी। यह भी सीजीएल की परीक्षा में आपको आया हुआ है, यह भाषा से संबंधित है। जहाँ उपमेय में उपमान का निषेध रहित आरोप हो तो वहाँ कौन सा अलंकार होता है? यह भी सीजीएल की परीक्षा में आया हुआ है। सही उत्तर है रूपक अलंकार होता है। रूपक अलंकार के उदाहरण है, मैया मोहे मैं तो चंद्र खिलौना ले हो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, चरण सरोज पखारन लागा, ये सारे रूपक अलंकार के उदाहरण हैं। अगला प्रश्न है, तरनी तनुजा तट तमाल तरवर बहुछाए में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पर सही उत्तर है अनुप्रास अलंकार। यहाँ पर त वर्ण की आवृत्ति है, जो वर्ण त वर्ण बार बार आ रहा है, पुनरावृत्ति हो रही है व्यंजन वर्ण त का, इसलिए अनुप्रास अलंकार है। उदाहरण है अनुप्रास अलंकार के, मधुर मधुर मुस्कान मनोहर मनुज विष का उज्याले, यहाँ म वर्ण की आवृत्ति है। कमल बंदो हरिराई में कौन सा अलंकार है? सही उत्तर है रूपक अलंकार है। कनक कनक ते सौगुनी मादकता अधिकाय, या खाए बोराय जगवा पाए बोराय, यह बिहारी लाल का दोहा है। प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? सही उत्तर है यमक अलंकार। यमक अर्थ होता है, शाब्दिक अर्थ होता है जोड़ा। यहाँ कनक 2 बार आया है और दोनों के अर्थ अलग अलग है। पहला कनक अर्थ है धतुरा, दूसरे कनक अर्थ है सोना। अगला प्रश्न है, अबली रही गुलाब में अपथ कटीली डार में कौन सा अलंकार है? सही उत्तर है अनुक्ति अलंकार है। यह भी बिहारी लाल का दोहा है। जहाँ बिना कारण के कार्य का होना पाया जाए वहाँ कौन सा अलंकार होता है? विभावना अलंकार। बिनु पग चले सुने बिनु काना, ये सारे विभावना अलंकार के उदाहरण है। बिना पैर के कोई चलने लगे, बिना कान का कोई सुनने लगे, बिना कारण का कार्य होना पाया जाए, वहाँ विभावना अलंकार होता है। काली घटा का घमंड घटा, इसमें कौन सा अलंकार है? यहाँ घटा 2 बार देख रहे हैं आया हुआ है। ये घटा का अर्थ हुआ वर्षा के बादल, और ये हो गया कम हुआ, यह यमक अलंकार की उदाहरण है। एक है सलेस अलंकार। सलेस का शाब्दिक अर्थ होता है चिपकना, यानी एक शब्द के अनेक अर्थ हो तो वहाँ सलेस अलंकार होता है। जैसे चमक गई चपला चमचम, चपला के 2 अर्थ है, बिजली और युवती। अगला प्रश्न है, लक्षणों के आधार पर कौन सा छंद दोहा का विपरीत माना जाता है? यह छंद का प्रश्न है, ये आपके सिलेबस में भी दिए गए हैं। तो सही उत्तर है यहाँ पर सोरठा। दोहा का विपरीत छंद होता है, वह होता है सोरठा होता है। प्रश्न है, छंद शास्त्र के प्रणेता आचार्य कौन माने जाते हैं? कौन प्रवर्तक आचार्य हैं छंद शास्त्र के? सही उत्तर है पिंगल। पिंगल की एक पुस्तक है छंद सूत्र। छंद सूत्र छंद शास्त्र का आद्य ग्रंथ माना जाता है। मित्रता किस प्रकार की संज्ञा है? यह भी सीजीएल की परीक्षा में आया हुआ है। देख रहे हैं व्याकरण खंड से कितने सारे प्रश्न आ रहे हैं। तो ये आपके उम्मीद है कि आपके पेपर 2 के परीक्षा में भी व्याकरण से बहुत सारे प्रश्न आएंगे। तो सही उत्तर है यहाँ पर भाववाचक संज्ञा है। मित्र जातिवाचक है, उसमें जब ता प्रत्यय लग गया तो वह भाववाचक में बदल गया। यह भी सीजीएल के परीक्षा में प्रश्न आया है, लड़कपन भाववाचक संज्ञा किससे बनी है? तो लड़का जातिवाचक है, उसमें जब पन प्रत्यय लग गया तो वह हो गया भाववाचक है, तो यह जातिवाचक संज्ञा से बना है। इसी प्रकार बच्चा में जब पन जोड़ेंगे तो बचपन हो जाएगा। सतीश गधा है, यह वाक्य किस शब्द शक्ति का उदाहरण है? यह भी आपके सीजीएल के परीक्षा में आया हुआ है। सही उत्तर है लक्षणा। शब्द शक्ति के 3 भेद हैं, अभिधा, लक्षणा, व्यंजना। जहाँ सामने गधा घास चर रहा है तो गधा यहाँ एक जानवर के बारे में कहा जा रहा है, यह अभिधा शब्द शक्ति है। सतीश गधा है, ये लड़कियों को गधा कहा जा रहा है, यानी मूर्ख कहा जा रहा है। यहाँ पर लाक्षणिक अर्थ प्रकट किया जा रहा है, इसलिए यह लक्षणा है। व्यंजना कविताओं में प्रयोग किए जाते हैं। भगवान मेरी रक्षा करो, इस वाक्य में किस कारक की विभक्ति का प्रयोग हुआ है? यह भी आपके सीजीएल के परीक्षा में आया हुआ है। सही उत्तर है संबोधन कारक, या संबोधन किया जा रहा है। ऐसे शब्द जिनकी व्युत्पत्ति का पता नहीं चलता परंतु आवश्यकता अनुसार भाषा में प्रयुक्त किए जाते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? यह भी आपके सीजीएल के परीक्षा में आया हुआ है। सही उत्तर है देशज शब्द। देशज शब्द के उदाहरण है झाड़ू, पगड़ी, लोटा, चीनी, खिड़की, टांग, ये सारे देशज शब्द के उदाहरण हैं।
प्रतिवर्ष किस विशेषण का उदाहरण है? प्रतिवर्ष ये है निश्चित संख्यावाचक विशेषण के उदाहरण है। तो ये जो प्रतिवर्ष है या प्रत्येक बोधक, निश्चित संख्यावाचक विशेषण के 6 भेद हैं जिसमें एक प्रत्येक बोधक विशेषण है। तो प्रत्येक होता है इसका उदाहरण हर एक, हर वर्ष, प्रतिवर्ष, एक एक, चार चार, ये सारे निश्चित संख्यावाचक विशेषण के उदाहरण हैं। अगला प्रश्न है विधेय विशेषण है, से उत्तर है विशेष के बाद लगने वाला विशेषण को विधेय विशेषण कहते हैं। इसे उदाहरण से समझते हैं। वह लड़का लंबा है, लंबा है। विशेष है किसे कहते हैं? जिसकी विशेषता बताई जाए। तो लड़का की विशेषता बताई जा रही है, यह विशेष है। और उसके बाद जो विशेषण आया है वह है विधेय विशेषण, यानी विशेष के बाद जो आता है वह विधेय विशेषण है। अब विशेष के पहले लगने वाला विशेषण को कहा जाता है उद्देश्य विशेषण कहा जाता है। इसे उदाहरण से समझते हैं। लंबे लड़के जा रहे हैं। उदाहरण से समझते हैं। लंबे लड़के जा रहे हैं। यहाँ विशेष के पहले जो विशेषण आया है वह है विशेष्य विशेषण। दही बड़ा में कौन सा समास है? भी आपके सीजल के परीक्षा में आया हुआ था। तो दही बड़ा मध्यम पदलोपी समास है। दही बड़ा, वन मानुष, पवन चक्की, बैलगाड़ी, मालगाड़ी, गोबर गणेश, ये सारे मध्यम पदलोपी समास के उदाहरण हैं। दही बड़ा, दही में डूबा हुआ बड़ा, वन मानुष, वन में रहने वाला मनुष्य, ये सारे मध्यम पदलोपी समास के उदाहरण हैं। कौन सा समास है? भी आपके सीजल के परीक्षा में आया हुआ था। से उत्तर है अधिकरण तत्पुरुष। सबों में उत्तम, में आ गया, दोनों पदों के बीच में में आ गया, तो यह है अधिकरण तत्पुरुष के उदाहरण हैं। में कौन सा समास है? गौ के लिए शाला, तो यहाँ पर हो गया ये तत्पुरुष समास। कौन तत्पुरुष? तो संप्रदान तत्पुरुष। में कौन सा समास है? यह भी आपका तत्पुरुष है। कारक चिन्ह के अनुसार तत्पुरुष समास के 6 भेद हैं जिसमें आपका ये संप्रदान तत्पुरुष होगा। इसका विग्रह क्या होगा? देश के लिए भक्ति। चौराहा शब्द में समास है, यानी पहला पद संख्या सूचक हो तो वह द्विगु समास होता है। तो 4 राहों का समूह इसका विग्रह होगा। तो कोई जरूरी नहीं है कि द्विगु समास में पहला पद होगा वह संख्या सूचक होगा। जैसे आपको कहा जाता है त्रिनेत्र, त्रि यहाँ संख्या सूचक है, लेकिन त्रिनेत्र यह बहुब्रीहि समास है क्योंकि इसका अन्य अर्थ का बोध कराया जा रहा है, यानी भगवान शंकर के लिए कहा जा रहा है। क्या है? रस से है। उत्साह किस रस का अस्थायी भाव है? सही उत्तर है वीर रस का अस्थायी भाव है। चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती है? चौपाई के प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। वह लड़का आलसी है, इस वाक्य में वह कौन सा विशेषण है? यह भी आपके सीजल के परीक्षा में आया हुआ है। सही उत्तर है यह सार्वनामिक विशेषण है। लड़का यहाँ पर देख रहे हैं क्या है? यह संज्ञा पद है, उसके पहले वह सर्वनाम आया है। तो संज्ञा के ठीक पहले सर्वनाम आता है तो वह सार्वनामिक विशेषण होता है। ऐसा आदमी नहीं देखा में ऐसा शब्द क्या है? यह सार्वनामिक विशेषण है। आदमी देख रहे हैं यहाँ पर क्या है? यह है संज्ञा, उसके पहले ऐसा क्या है? यह सर्वनाम है। कमल शब्द में कितनी ध्वनियाँ हैं? यह भी आपके सीजल के परीक्षा में आया हुआ है। कमल में 6 ध्वनियाँ हैं। जैसे कमल तो क जोड़ अ हो गया, इसके बाद म तो म जोड़ आ, इसके बाद है ल जोड़ अ, क म और ल ये हलंत लगा हुआ है। तो ये 4 और 2 6 ध्वनियाँ हैं। वे शब्द जिनकी व्युत्पत्ति का स्रोत ज्ञात नहीं हो पाता क्या कहलाते हैं? ये भी आपके सीजल के परीक्षा में आया हुआ है। सही उत्तर है देशज शब्द। का तद्भव बताइए। लक्ष्य का तद्भव लाख है। घोटक ये तत्सम शब्द है, इसका तद्भव बताना है, यानी घोड़ा। केला तद्भव है, इसका तत्सम शब्द बताना है, कदली। इनमें कौन सा शब्द देशज है? सही उत्तर है गोड़। साड़ी का तत्सम शब्द क्या होगा? साटिका। छंद की प्रत्येक पंक्ति को क्या कहते हैं? छंद के प्रत्येक पंक्ति को चरण कहा जाता है। संचारी भावों की संख्या कितनी है? सही उत्तर है 33।
हिंदी साहित्य में किस भाव को व्यभिचारी भाव भी कहा जाता है? संचारी भाव। संचारी प्रवाह लाने के लिए छंद की पंक्ति में ठहरना कहलाता है, उसको यति कहा जाता है। कोई भी छंद किसमें विभक्त रहता है? कोई भी छंद चरणों में और यति में उपयुक्त दोनों में विभक्त रहता है। अगला प्रश्न है, रसखानी कवों इन आखिन ते ब्रज के वन बाग तड़ाक निहारों। सही छंद का चयन कीजिए। सही उत्तर है सवैया। छंद के ऊपर वीडियो बना हुआ है, वीडियो सेक्शन में आप जा कर के देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, जिस छंद के पहले तथा तीसरे चरण में 13-13 और दूसरे चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती है, वह छंद क्या कहलाता है? सही उत्तर है दोहा। 24-24 मात्राओं की दो पंक्तियों वाले छंद को क्या कहते हैं? रोला कहा जाता है, जिसमें 24-24 मात्राएं होती हैं। चारों चरणों में समान मात्राओं वाले छंद को क्या कहते हैं? सही उत्तर है सममात्रिक छंद कहा जाता है। किस छंद के प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती है? सही उत्तर है चौपाई। रस को रस का राजा कहा जाता है। रसों की संख्या 9 है और उसके राजा कहा जाता है श्रृंगार रस को। हिंदी साहित्य में नवा रस कौन सा है? सही उत्तर है शांत रस है। भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या 8 है और अन्य साहित्य विधि के अनुसार रसों की संख्या 9 है। भावों की कुल संख्या कितनी है? जितने अस्थाई भाव होते हैं उतने ही रस होते हैं, इसलिए सही उत्तर है 9। रस का अस्थाई भाव क्या है? शांत रस का अस्थाई भाव है निर्वेद। रस का अस्थाई भाव क्या है? सही उत्तर है रति। एक और अजगर ही लखी, एक और मृग राय, बिकल बटो ही बीच ही परियो मूर्छा खाए। इन पंक्तियों में कौन सा रस है? सही उत्तर है भयानक रस है। एक और अजगर है और एक और शेर है, तो जो बटोही है, जो राहगीर है, वह मूर्छित हो जा रहा है क्योंकि भय यहाँ पर उत्पन्न हो रहा है, इसलिए यह भयानक रस का उदाहरण है। अगला प्रश्न है, संज्ञा सर्वनाम और विशेषण में प्रत्यय लगाकर किस क्रिया धातु का निर्माण होता है? सही उत्तर है नाम धातु। जैसे बात से बतियाना, ये नाम धातु के उदाहरण है। यहाँ अनुकरणात्मक धातु दिया हुआ है। खटखटाना, हिनहिनाना, फटफटाना, फड़फड़ाना, ये सारे अनुकरणात्मक धातु है। यानी जो धातु क्रिया के अनुकरण पर बनाई जाती है उसे अनुकरणात्मक धातु कहा जाता है। अगला प्रश्न है, जिस समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता और जो अपने पदों से भिन्न किसी संज्ञा का विशेषण होता है उसे क्या कहते हैं? सही उत्तर है बहुब्रीहि समास है। यानी जिसमें कोई पद प्रधान नहीं होता है, अन्य पद यानी तीसरा पद प्रधान होता है, उसे बहुब्रीहि समास कहा जाता है। जैसे एकदंत, गजानन, लंबोदर, त्रिनेत्र, चक्रपाणि, चंद्रशेखर, ये सारे बहुब्रीहि समास के उदाहरण हैं। ठन गोपाल मुहावरे का अर्थ है, यह भी आपके सीजल के परीक्षा में आया हुआ है। मुहावरे से भी प्रश्न आते हैं। सही उत्तर है खाली हाथ रहना। यहाँ देख रहे हैं कि जो प्रीवियस ईयर की जो सीजल के जो प्रश्न है इसमें शामिल किया गया है। कुल 22 प्रश्न जो है आए हुए हैं, इसलिए यह पेपर हिंदी पेपर 2 का जो व्याकरण खंड का समुचित अभ्यास करने की ज़रूरत है। और इससे संबंधित बहुत सारे वीडियो आपके बने हुए हैं। संज्ञा सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, रस, छंद, अलंकार, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, कारक, ये आप सारे वीडियो आप प्ले लिस्ट से देख सकते हैं। इसका समुचित अभ्यास कर सकते हैं। तो वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट कर बताएं। यदि चैनल पर पहली बार आए तो हिंदी परख को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन आपके पास समय पर पहुंच सके। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के बीच इसे शेयर कर दीजिएगा। नमस्कार।